नमस्कार, मैं गीता। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल बुलेटिन यूपी सेंट्रल में। यूपी सेंट्रल में आपको रूबरू कराएंगे उत्तर प्रदेश के हर जिले की बड़ी खबरों से, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री राम कथा में हुए शामिल। पीलीभीत में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने किया स्थलीय निरीक्षण। बाराबंकी में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बोला विपक्ष पर हमला। गोंडा में सीसीटीवी में दिखा डीएम के बंगले में जाता हुआ तेंदुआ। यूपी में 15 अक्टूबर तक पूरा होगा मदरसों का सर्वे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ और डोडा में भूकंप के झटके। गोरखपुर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में ब्रह्मालीन महंत दिग्विजयनाथ एवं ब्रह्मालीन महंत अवैधनाथ की पुण्यतिथि समारोह के अवसर पर आयोजित श्री राम कथा कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। बता दें कि इस अवसर पर गोरखनाथ मंदिर के गर्भगृह से दिग्विजयनाथ स्मृति भवन तक श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ की शोभा यात्रा निकाली गई और इस शोभा यात्रा में गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित रहे। शोभा यात्रा में व्यासपीठ पर अयोध्या से पधारे जगत गुरु रामानुजाचार्य और स्वामी श्रीधराचार्य महाराज के साथ संतगण तथा यजमानगण उपस्थित रहे और अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज 500 वर्षों बाद अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण युद्ध स्तर पर हो रहा है। आज हम लोग राम मंदिर में प्रभु श्री राम के दर्शन कर सकेंगे। ये सौभाग्य हम लोगों के भाग्य में लिखा था कि भगवान श्री राम मंदिर निर्माण का कार्य हम सब अपने आंखों से देख सकेंगे। एक दिवसीय दौरे पर पीलीभीत पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि वो योजनाओं का धरातल पर जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। बता दें कि इसके साथ विकास कार्यों की विभागवार समीक्षा करने आए हैं। तो वहीं उन्होंने कहा कि 2024 में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों के हालात काफी खराब हैं और वो हाशिए पर पहुंच गए हैं। उनकी नीति और एजेंडे गुंडे माफियाओं मवालियों को प्रमोट करने वाले थे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं, आदरणीय योगी जी की जो योजनाएं हैं, उनको धरातल पर जाकर के उनका निरीक्षण और दूसरा विकास कार्यों की विभागवार समीक्षा होगी। 2024 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटों पर प्रचंड बहुमत से विजय पताका फहराएगी। और आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं, जितने विपक्षी दल हैं वो हाशिए पर हैं। उनकी नीति और एजेंडे गुंडे माफिया बदमाश मवालियों को प्रमोट करने वाले थे। उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें हाशिए पर कर दिया है। 2024 में जब भी चुनाव होगा, हम 80 की 80 सीटों पर प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे। हम सभी 80 की 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इस विषय को समय आने पर आदरणीय अध्यक्ष जी आपको बताएंगे। प्रदेश सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बुधवार को बाराबंकी दौरे पर रहे। बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य जनपद आगमन के बाद भाजपा जिला कार्यालय पर जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कई कार्यक्रमों में पहुंचे, जिसमें पार्टी कार्यालय में पार्टी के विधायकों, सांसद, एमएलसी, जिला पंचायत अध्यक्ष और पार्टी के जिला अध्यक्ष, महामंत्री समेत अन्य पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया गया है और 2024 में होने जा रहे आम चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करते हुए एक बार दोबारा मोदी जी के नेतृत्व वाली भाजपा की सरकार बनाने का लक्ष्य साधने को कहा। उन्होंने ये भी कहा कि कभी भाजपा मोदी जी के चेहरे पर अकेले चुनाव लड़कर सरकार बनाने का काम किया था और तभी से मोदी जी ब्रांड बने हुए हैं, जो लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बनकर देश को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, जिसे देश की पूरी जनता के मुख पर खुशी देखी जा सकती है। उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि बिहार में जेडीयू का जो गठबंधन था, उसी की बदौलत नीतीश कुमार सीएम बने थे और वर्तमान में गठबंधन समाप्त हो चुका है। आगामी चुनाव में उनकी पार्टी खात्मे की ओर है। मौर्य जी अगर 100 विधायक लेकर आएंगे तो उनको सीएम बना दिया जाएगा, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, श्री अखिलेश यादव जी पानी से निकलने के बाद मछली को देखते हैं अपना तड़पती है। श्री अखिलेश यादव जी सत्ता के बिना तड़प रहे हैं। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी हो गई है, तो समाप्त होने जा रही है। उनके 111 में से 100 विधायक स्वयं छोड़ करके सपा भाजपा की ओर आने के लिए तैयार बैठे हैं।
अभी हमें तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमारी सरकार मजबूती से चल रही है। पहला कार्यकाल चल गया, वो केशव प्रसाद के समर्थक नहीं है, वो भाजपा के विरोधी हैं, वो पिछड़ों के विरोधी हैं। वो इस प्रकार की बातें करके आपसे सवाल करवा करके मीडिया में चर्चा जरूर पा सकते हैं, लेकिन उनकी भावना कैसी है। जब विधानसभा का सत्र चल रहा था और विधानसभा के सत्र के दौरान जब उन्होंने तमाम सारी ऐसी बातें कही जो कड़वी बातें थी, हम लोगों ने धैर्य से सुना था। लेकिन जब मैंने उनके सामने उनके ही तमाम सारे जो विषय रखे गए, जब उनका जवाब देने की बात शुरू किया, तो उनकी जो भाषा थी इतनी निंदनीय थी, इतनी घटिया थी कि किसी राजनीतिक नेता की ऐसी भाषा नहीं होती। वो केशव प्रसाद के हितैषी नहीं है। वो केशव प्रसाद जैसे किसी भी पिछड़े वर्ग के किसी नेता को चाहते ही नहीं है कि कोई बड़ा बन पावे। वह केवल फूट डालो और राज करो। अब उनकी ये मंशा 25 साल कम से कम नहीं पूरी हो। सर, बिहार के नीतीश कुमार दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर 2024 की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, आप में से नहीं जानता कौन मित्र मेरा बिहार का रहने वाला है, लेकिन अगर नहीं रहने वाले हैं तो वहाँ जो बिहार में मित्र हों पूछिएगा। हम भाजपा के साथ माननीय मोदी जी के चेहरे के आधार पर 2019 का लोकसभा चुनाव लड़े। 17 बीजेपी लड़ी, 17 जनता दल यू लड़ी। इसलिए जनता दल यू के सांसदों की संख्या वहाँ आपको कुछ दिखाई दे रही लोकसभा में। उसके पहले वो माननीय मोदी जी का साथ छोड़ करके भाजपा के विरोध में लड़े थे, तो 2 सांसद बने थे। वो रजत के साथ गठबंधन करके भी 5 से ज़्यादा सांसद उनके जीत नहीं सकते। अब प्रधानमंत्री मुंगेरीलाल का हसीन सपना देखने से कौन रोक सकता है। वो चाहे जितने दलों से मिलें, लेकिन भानुमति का यह कुनबा जुड़ने वाला नहीं है। जुड़ता दिखेगा, बिखरेगा। प्रधानमंत्री पद के 1 दर्जन से अधिक दावेदार हैं। अब 1 दर्जन से अधिक दावेदार पहले तय कर लें उनका एक कौन होगा। भाजपा की लहर चल रही है, आंधी चल रही है। 2014 से ज़्यादा सांसद 2019 में जीते थे। 2019 से ज़्यादा सांसद भाजपा के अकेले 2024 में जीतेंगे। गठबंधन के साथ तो ऐतिहासिक जीत हम दर्ज करेंगे। भाजपा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया ने सीएससी मनकापुर का निरीक्षण किया। बता दें कि कमियां मिलने पर जमकर क्लास भी लगाई गई है और इस दौरान उन्होंने खामियों की शिकायत सीएम योगी से करने की बात भी कही है। गोंडा जनपद प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक गोंडा दौरे पर आए थे। जिला अस्पताल का निरीक्षण किया था और जिले के अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ भी की थी। बता दें कि बैठक स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए और वहीं मनकापुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अध्यक्षता के खिलाफ वहां के स्वास्थ्य कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन भी किया था। बता दें कि अध्यक्षिका डॉक्टर सुमित्रा त्रिवेदी को हटाने की मांग भी की गई थी, जहां पर गोंडा के भाजपा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया ने अपने समर्थकों के साथ सीएससी मनकापुर का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान सांसद ने प्रसव कक्ष शौचालय ओपीडी को देखा और प्रसव के दौरान आने वाली महिलाओं के लिए बने शौचालय 1 साल से खराब रहने पर प्रभारी अधीक्षक दिनेश कुमार भास्कर की जमकर क्लास लगाई गई और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रश्मि वर्मा से फोन पर बात कर सांसद ने कहा सीएसटी में भ्रष्टाचार को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत करने की भी बात कही गई है। जो नोटोरियस थे थोड़ा उनकी जगह परिवर्तित की है जी। कुछ चार्ज किसी और को दिलवाया है, कुछ चेतावनी दी है, कुछ को एडवर्स एंट्री के लिए कहा गया है, कुछ का वेतन रोकने के लिए कहा गया है। जैसे किसका वेतन रोकने के लिए कहा? थोड़ा कुछ का मतलब हम लोग दंगाई और हड़ताली जो लोग थे, हाँ जी, वेतन रोकेगा, उस दिन का वेतन रुकेगा। हाँ। और एक व्यक्ति का इंक्रीमेंट होगा। ये दंगाइयों पूरा पुलिस मतलब स्वास्थ्य कर्मी हैं तो सबका वेतन रुका जाएगा। जो इन्वॉल्व है, जिन्होंने सभी है, पूरा होल पे साइन किया है, होल स्टाफ होल स्टाफ। और आपसी जो झगड़ा झंझट चल रहा है इस पर क्या कर रहे हैं? अब खबर है गोंडा से। गोंडा के जिलाधिकारी के बंगले में तेंदुआ नजर आया है। बता दें कि सीसीटीवी फुटेज में तेंदुआ दिखाई दिया और वहीं बताया जा रहा है कि काफी दिनों से तेंदुए ने डीएम के बंगले को अपना घर बना रखा है। गोंडा में सीसीटीवी में तेंदुआ नजर आया है। बाउंड्री वॉल की दीवार पर चलते हुए तेंदुए की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और डीएम बंगले के सीसीटीवी में 2 जगह तेंदुआ नजर आया है। बता दें कि दोनों लोकेशनों में वो साफ साफ नजर आ रहा है कि डीएम बंगले में तेंदुए ने अपना आशियाना बनाया है
और वहीं वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने का प्रयास कर रही है। बता दें कि पिंजड़े में बकरी बांधने के बाद भी तेंदुए को पकड़ने में वन विभाग की टीम नाकाम रही और तेंदुए को लेकर डीएम बंगले के सुरक्षा कर्मियों में भय का माहौल है और रात भर पटाखा फोड़कर ड्यूटी करते हैं सुरक्षाकर्मी। एक बड़ी खबर संभल जिले से आ रही है, जहां ग्रामीणों ने एक युवक को तालिबानी सजा दी है। बता दें कि ग्रामीणों ने प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक को रात भर जानवरों के साथ खूंटे से बांध कर रखा, तो वहीं सुबह होने पर उसे पेड़ से बांध दिया और सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और घटना के फोटो और वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं। नखासा थाना क्षेत्र के ग्राम केशवपुर भंडी गांव में अमरोहा जिले के आदमपुर थाना इलाके के गांव निवासी युवक रात्रि के वक्त अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा, जहां ग्रामीणों ने युवक को देखा तो शोर मचाना शुरू कर दिया और युवक को पकड़कर रात भर जानवरों के साथ खूंटे में बांधे रखा। और इतना ही नहीं, सुबह होने पर ग्रामीणों ने युवक को पेड़ से बांध दिया। बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले में पुलिस ने जहां गांव की युवती के साथ छेड़छाड़ के आरोप में आरोपी कुलदीप के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, तो वहीं आरोपी की तहरीर के आधार पर ग्रामीणों पर मारपीट करने की रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। थाना नखासा के अंतर्गत ग्राम केशवपुर मंडी से आज सुबह पुलिस को यह सूचना मिली कि गांव के कुछ लोगों के द्वारा एक युवक को बंधक बना लिया गया है। पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर उस युवक को छुड़ाया गया। उसके बाद उस युवक के द्वारा ये बताया गया कि उसको गांव के कुछ लोगों ने बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की है। गांव के लोगों की तरफ से जब एक उस युवक के ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि वह गांव की एक युवती के साथ में उसके घर में था, जिस कारण से गांव वालों ने उसको पकड़ा। दोनों पक्षों की तरफ से तहरीर दी गई है। जो लड़की पक्ष है उनकी तरफ से धारा 376 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। जो लड़का है उसकी तरफ से मारपीट तथा SC/ST एक्ट की धारा के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। जो युवक है वो SC कम्युनिटी को बिलोंग करता है और जो लड़की है वो सैनी समाज से बिलोंग करती है। और अब खबर है फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद में यमुना में गणेश विसर्जन करने गए व्यक्ति ने यमुना में छलांग लगा दी और उसके बाद बाहर नहीं निकल पाया। बता दें कि पूरा मामला थाना बसई मोहम्मदपुर का बताया जा रहा है। यहां पर 42 वर्षीय किशोर कुमार अन्य लोगों के साथ गणेश विसर्जन में गया हुआ था और परिजनों ने बताया कि गणेश विसर्जन के उपरांत वो फोटो खिंचवाने के लिए गाड़ी के किनारे खड़े हुए थे और उसके बाद अचानक पुल से नीचे यमुना में छलांग लगा दी। उसके बाद वो बाहर नहीं निकल सका और परिजनों ने तत्काल इसकी जानकारी पुलिस को दी है और पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन गोताखोरों की टीम 3 घंटे बीत जाने के बाद भी मौके पर नहीं पहुंच पाए। फिलहाल उस व्यक्ति का कहीं कोई सुराग अब तक नहीं मिल पाया है। पापा आए मेरे। अच्छा, क्या नाम है उनका? किशोर कुमार। अच्छा, क्या कारण रहा, क्या वजह रही नहर में? वो यहाँ पे आए थे गणेश जी सराहने। अच्छा, तो यहाँ पता नहीं बैठे थे क्या हुआ, किस कारण गिरे मालूम नहीं पड़ा। अच्छा, कितनी उम्र होगी लगभग उनकी? 45 साल। कहाँ के रहने वाले हो आप? मायापुरी टाप वाली वस्ती। कोई सूचना नहीं हुई पुलिस की, आज हुई है। गणेश जी को विसर्जन करने के लिए यहाँ पे लाए थे जमुना जी पर, तो गणेश जी को सरा रहे थे यहाँ पे। तो हमारे चाचा जी किशोर कुमार इसमें किसी भी तरीक़ा से उनका हाथ फिसल गया, क्या हो गया, इस जमुना में गिर पड़ गया। कहाँ के निवासी हो आप? हम टापा कला मायापुरी वाल्मीकि बस्ती के रहने कितनी उम्र थी चाचा जी की? 45 साल। कल 4 की बात है करीब। अभी तक कोई सुराग नहीं मिला? अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। कल से पुलिस ने कुछ काम नहीं किया था, आज थोड़ा पुलिस काम कर रही है अपना। और मथुरा में बिजली के ट्रांसफार्मर में भयानक आग लग गई, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। सूचना के बाद भी कई घंटों तक बिजली विभाग के कर्मचारी मौके पर नहीं आए। बिजली विभाग के एसडीओ को फोन करके अवगत कराने के लिए लोगों ने फोन किया, पर इन साहब ने फोन तक नहीं उठाया और फोन काट दिया, जिससे बिजली विभाग की लापरवाही देखने को मिली है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से ट्रांसफार्मर में भयानक आग लग गई थी और इसकी सूचना जैसे ही चौकी इंचार्ज राघवेंद्र को लगी तो वो मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड की गाड़ी को उन्होंने फोन करके बुलाया। बता दें कि करीब 2 घंटे के बाद दमकल की गाड़ियों ने आकर ट्रांसफार्मर की आग को बुझाया और घटना लक्ष्मी नगर जमुना पार चौकी के सामने की बताई जा रही है। ये घटना हुई है ट्रांसफार्मर लक्ष्मी नगर प्रताप नगर में ट्रांसफार्मर आग लगी थी, बड़ी भयंकर आग लग रही थी और हमको जैसी सूचना मिली तुरंत वहाँ से फायर स्टेशन आकर के यहाँ पर और लाइन को कटवा करके आग को बुझा दिया। बुझा दिया? हाँ, कोई जनहानि नहीं हुई और ऐसी बात
कोई बड़ा हादसा हो जाता तो? बड़ा हादसा अगर ये ट्रांसफार्मर फट जाता, थोड़ा देर और हो जाती, तो अगर ये ट्रांसफार्मर फट जाता तो हादसा भी हो सकता। अगर ट्रांसफार्मर फट जाता तो इसकी जिम्मेदार कौन होता? गाड़ी आ गई यहाँ पर मौके पर, उसको काबू कर लिया। अगर ट्रांसफार्मर फट जाता तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होती? ट्रांसफार्मर वो जो ओवरलोडिंग वगैरह होता है, बिजली विभाग की जिम्मेदारी है। तो आप किसकी लापरवाही मानेंगे इसमें? लापरवाही बिजली विभाग की। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आगरा के बाह के तीर्थ स्थल बटेश्वर में गणेश प्रतिमा विसर्जन किया गया। बता दें कि प्रतिमाओं का विसर्जन यमुना नदी किनारे खोदे गए कुंड में किया जा रहा है। एसपी पूर्वी सोमेंद्र मीणा ने बटेश्वर पहुंचकर प्रतिमा विसर्जन का स्थलीय निरीक्षण किया तथा इसके साथ ही साथ उन्होंने यमुना नदी किनारे बैरिकेडिंग करने के निर्देश भी दिए। और इस मौके पर प्रभारी निरीक्षक बास संजीव शर्मा तथा चौकी प्रभारी बटेश्वर विपिन कुमार भी वहां पर मौजूद रहे और मूर्ति विसर्जन के दौरान की व्यवस्थाओं का जांचा। गणेश चतुर्थी को लेकर एहतियात के तौर पर हमने सुरक्षा व्यवस्था के बड़े इंतजाम किए हैं। साथ में ऐसी कोई दुर्घटना ना हो तो हमने एक घाट के निकट स्थित एक गड्ढा खुदवाया है। उस पर कुछ गोताखोर भी रहेंगे। गहरा गड्ढा होने की वजह से गोताखोर भी मौजूद रहेंगे ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो पाए। और सभी जो मूर्तियाँ विसर्जन होंगी वो उसी गड्ढे में होंगी, किसी को घाट पर नहीं जाने दिया जाएगा। इसके लिए अपनी व्यवस्था की गई। सर, जो कुंड आपने खुदवाया है आधी दिया, कितना गहरा कितना लंबा है? आप देख सकते हैं उसको जाकर लगभग उसकी 10 फीट की गहराई हो सकती है। अभी उसमें पानी भरा जा रहा है, तो उसी को लेकर हमने एहतियात के तौर पर वहाँ गोताखोर रखे हैं गहराई अधिक होने की वजह। मैनपुरी में बेटे को गलत संगति से रोकना और बाहर से पैसा उधार लेने से रोकना एक पिता को भारी पड़ गया। बता दें कि इस कलयुगी बेटे ने छत पर सो रहे पिता के पिस्टल से गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना थाना किशनी इलाके के कस्बा कुसमरा की बताई जा रही है और यहाँ के रहने वाले प्लाईवुड व्यवसायी संतोष शर्मा बीती 24 अगस्त की रात्रि अपने घर की छत पर सो रहे थे और उसी समय उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई और घर के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर पुलिस को गायब मिली थी। बता दें कि मृतक व्यवसायी संतोष शर्मा के छोटे बेटे श्याम ने घटना की एफआईआर अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कराई थी और घटना के बाद पुलिस गहराई से पड़ताल में जुट गई। पुलिस के खुलासे के मुताबिक दरअसल मृतक व्यवसायी संतोष शर्मा का छोटा बेटा गलत संगति में पड़ गया था और मार्केट से उसने करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपया उधार ले लिया था। करीब 48 लाख रुपया बैंक का कर्जा भी था। वहीं बड़ी रकम के उधार लेने की बात सामने आने के बाद पिता और पुत्र में काफी विरोध होने लगा और इसी के चलते कलयुगी बेटे श्याम ने पिता संतोष शर्मा के पिस्टल से गोली मारकर आत्महत्या कर दी। 25/8 की सुबह किशनी पुलिस को सूचना मिली कि संतोष शर्मा जिनकी उम्र लगभग 65 साल करीब है, वो अपने छत पे मृत अवस्था में मिले हैं। सूचना पे पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई करके साक्ष्य संकलन शुरू किया गया और इनके लड़के द्वारा इसमें अभियोग पंजीकृत कराया गया। साक्ष्य संकलन के दौरान घर का डीवीआर गायब मिला और छोटे लड़के जो मुकदमे का वादी है उसकी गतिविधियां संदिग्ध मिली। धीरे धीरे साक्ष्य संकलन के दौर पे पाया गया कि लड़का 1 करोड़ 40 लाख रुपया मार्केट से उधार लिया था। बैंक से भी उसके ऊपर 48 लाख रुपये उसने लिया था। पिता को धीरे धीरे जब इस बात की जानकारी हुई कि लड़का मार्केट से पैसा लिया है तो इस बात पे पिता पुत्र में विरोध रहने लगा। साथ ही उसकी कुछ गलत संगत में भी पड़ गया था। इसको लेकर के भी पिता उसका विरोध कर रहा था। इसी के कारण लड़के द्वारा ही पिस्टल से रात में इसमें 25 वाली रात में 24/25 की रात में पिस्टल से उसकी हत्या कर दिया था और उसके बाद ले जा कर के डीवीआर और पिस्टल दोनों ही इसने फेंक दिया था, जो उसकी निशानदेही पे बरामद कर लिया गया है। और घटना स्थल से साक्ष्य छुपाने का प्रयास किया गया, साफ करने का प्रयास किया गया। ये कोशिश किया गया कि किसी तरह से ये प्रतीत हो कि बाहर से बदमाश आके हत्या किए हैं, लेकिन तकनीकी साक्ष्य अन्य साक्ष्यों के आधार पे लड़के की इसमें श्याम की गिरफ्तारी हुई है। उसके निशानदेही से पिस्टल बरामद हुआ है, इसके निशानदेही से फेंका गया डीवीआर बरामद हुआ है और इसमें अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
और अब खबर है रायबरेली से। रायबरेली के शहर कोतवाली क्षेत्र के आचार्य द्विवेदी नगर में बच्चों को पकड़ने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बता दें कि घर से पैदल स्कूल जा रही एक 10 वर्षीय बच्ची को पकड़ने का प्रयास कर रहे अधेड़ की बच्ची की शिकायत पर स्थानीय लोगों ने जमकर पीटा और फिर पुलिस के हवाले उसे कर दिया। बता दें कि पुलिस द्वारा मामले की फिलहाल जाँच की जा रही है। दरअसल रायबरेली शहर के आचार्य द्विवेदी नगर में स्कूल जा रही बच्ची को एक अधेड़ द्वारा जबरन किडनैप करने का प्रयास किया जा रहा था और इस पर बच्ची ने शोर मचाते हुए आसपास के लोगों को जुटा लिया और लोगों ने अधेड़ को दबोचकर पीट डाला। बता दें कि पीड़ित बच्ची ने बताया कि रास्ते में एक अधेड़ ने उसे पास बुलाया और जेब से एक शीशी निकालकर रुमाल में शीशी से दवा डालने लगा और ये देखकर बच्ची काफी घबरा गई और पास के एक घर में भागकर घुस गई। उसने पूरी घटना बताई तो मोहल्ले के लोगों ने मिलकर अधेड़ को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई के बाद पुलिस को उसको सुपुर्द कर दिया। वहीं छात्रा के पिता ने कोतवाली में इस बात की तहरीर दी है। बता दें कि पुलिस के मुताबिक बच्चा चोरी का मामला प्रकाश में आया है और स्थानीय लोगों ने एक शख्स को पकड़ा है और उसकी पिटाई भी की है। पकड़ा गया व्यक्ति गैर जनपद का रहने वाला बताया जा रहा है और फिलहाल उसकी जांच की जा रही है। कौन ले जा रहा था आपको? ये पता नहीं, हम नहीं जानते। हमारे स्कूल आ रहे थे और ये रुमाल में हमें पकड़ रहे थे, रुमाल में दवा डाले, हमें पकड़ रहे थे। हम भागे, एक आंटी भी आई थी, झाड़ू लगा रही थी, उसके घर में भी घुस गए। हमें विश्वास नहीं था, नहीं पकड़ा देती। आचार्य द्विवेदी नगर थाना कोतवाली क्षेत्र के लोगों ने आज थाना कोतवाली पर सूचना दी कि उनके द्वारा एक व्यक्ति को पकड़ा गया है जो वहां पर एक नाबालिग लड़की को देकर कुछ ऐसी हरकतें कर रहा था जिससे नाबालिग लड़की को ये शक हुआ कि शायद वो उसके साथ कुछ उसको चुराएगा या उसके साथ उसको अपहरण करेगा। इस बात की उससे सूचना तुरंत दौड़ के लोगों को दी तो वहाँ के लोगों ने उसको पकड़कर थाने को सौंप दिया है और उस व्यक्ति का नाम शेखू है जो रायबरेली से बाहर का रहने वाला है और अभी उससे पूछताछ की जा रही है। परिजनों द्वारा तहरीर दी गई है, उसके संबंध में अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई की गई। गोरखपुर के बेलीपार क्षेत्र में ग्रामीणों ने बच्चा चोरी करने के संदेह में 3 लोगों को पकड़कर उन्हें पुलिस कर्मियों को सुपुर्द कर दिया है। आपको बता दें कि बेलीपार थाना क्षेत्र में एक अफवाह फैल गई है कि कुछ लोग बच्चा चोरी करने के चक्कर लगा रहे हैं और बेलीपार गांव के लोगों ने 3 अनजान लोगों को देखकर उन्हें पकड़ लिया और ग्रामीणों ने पुलिस कर्मियों को बुलाकर तीनों को सुपुर्द कर दिया। बता दें कि बेलीपार पुलिस उनसे फिलहाल पूछताछ कर रही है। इस मामले में एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि थाना बेलीपार क्षेत्र में एक 6 वर्ष की बच्ची जो कि स्कूल में पढ़ने के लिए जा रही थी और उसे कूड़ा बीनने वाले ने टॉफी देने के बहाने बुलाकर के बच्चा चोरी करने का प्रयास किया और बच्चे के रोने पर बच्चे के परिजनों और गांव वालों द्वारा इसमें शामिल 3 लोगों को पकड़ लिया है एवं थाने लाकर तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर थाना बेलीपार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अभियुक्तों से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। तो ये थी यूपी सेंट्रल की खास खबरें। मिलते हैं अगले बुलेटिन में फिर से खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर। सच के साथ नमस्कार।